हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति की अवधारणाओं के बारे में। तो आधारभूत ज्यामिति की अवधारणाओं में जो प्रश्नावली 4.1 है, इस प्रश्नावली का हम परिचय देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा बिंदु। बिंदु तो आपको पता ही होगा। अब चलिए हम समझा भी देते हैं। जैसे कि बिंदु का मतलब कि पेन से अगर यहाँ पे पेन की नोक से यहाँ पे कर दे ऐसे, तो ये हमारा बिंदु हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, बिंदु है। या पेन से करें या प्रकार से करें या सुई की नोक से करें, किसी भी नुकीले चीज़ से अगर हम नीचे रख करके उसको कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु कहलाएगा। जैसे कि यहाँ भी कर दे रहे हैं तो ये भी हमारा बिंदु है, ये कर देंगे तो ये भी हमारा बिंदु है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, क्या है हमारा, यदि कहीं हम बिंदु लगाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं भी हम बिंदु लगा दिए ज्यामिति में, खास करके ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति में अगर हम कहीं बिंदु लगा दिए तो बिंदु लगाने की जगह पे हम किसी कैपिटल लेटर के ABCD का प्रयोग करते हैं, यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने A लिख दिया, यहाँ पे B, और इस बिंदु को हम C नाम से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बिंदु समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिंदु। अगला हमारा रेखा है, तो रेखा को चलिए हम समझ लेते हैं। अब देखिए, जब बात रेखा की आती है तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, है ना। बहुत सारे विचार चलते हैं। इसका मतलब कैसे प्रपोज करेंगे रेखा को, ऐसा नहीं है। देखिए, रेखा का मतलब लाइन होता है। लाइन, एक ऐसी लाइन जिसे हम खींच सकें। ठीक है, जैसे कि हम कहीं भी, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर उनको कह दिया जाए कि एक लाइन खींचो, तो इस तरीके से कोई एक लाइन खींच देगा। और क्या, यही तो होता है रेखा हमारा। ठीक है, तो रेखा में कुछ जो हमारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, रेखा क्या होती है, रेखा की कोई अंत बिंदु होती ही नहीं है। चाहे रेखा इधर कितना ही बढ़ा दें और बढ़ा दें और बढ़ा दें और बढ़ा दें, कितना ही बढ़ाते चले जाएं, इसकी कोई अंत बिंदु होगी ही नहीं। और ये जो कार्य है केवल एक ही तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इधर भी कितना ही बढ़ा दे, कोई अंत ही नहीं होता है इसका। ठीक है, तो कोई अंत बिंदु इसकी नहीं होती है। दूसरा जो पॉइंट है, रेखा की कोई निर्धारित लंबाई नहीं होती है। जब ये हमेशा किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है, तब इसकी लंबाई कैसे होगी भाई, कैसे होगी, नहीं होगी। तो इसकी कोई निर्धारित लंबाई भी नहीं होती है कि इतना ही लंबाई की रेखा है। ऐसा कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कितने लंबाई का एक रेखा है, लेकिन रेखा नहीं कहेगा, वहाँ पे रेखाखंड कहेगा। तो वही हमें समझना है, रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अब तीसरा जो पॉइंट है, इसमें रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। रेखा को क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने इधर भी बढ़ाया और इधर भी बढ़ाया, तो दोनों दिशाओं में रेखा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखा, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड को समझने का प्रयास कीजिएगा। रेखाखंड रेखा की जैसे ही होता है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ दोनों में अंतर होते हैं, उसे हमें समझना है। देखिए, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखाखंड जैसे कि रेखा के जैसे ही हम रेखा एक खींच देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि दो अंत बिंदु होंगे। इधर भी एक अंत बिंदु होगा, इधर भी एक अंत बिंदु, यानी कि ये कि कहीं ना कहीं जा कर के समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे, और यहाँ भी आकर के यहाँ पे भी ये समाप्त हो जाएगा, इसका अंत आ जाएगा। लेकिन इस रेखा में क्या होता था, इसका अंत नहीं आता था, दोनों दिशाओं में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते थे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे रेखाखंड का दूसरा पॉइंट क्या है, रेखाखंड की लंबाई निर्धारित होती है। ठीक है, रेखाखंड की जो लंबाई होती है निर्धारित होती है, यानी कि माप सकते हैं इसको। जैसे 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो रेखाखंड की जो लंबाई होती है निर्धारित होती है, रेखा की लंबाई निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, तो रेखाखंड और रेखा में यही अंतर है। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है, रेखाखंड को माप कर बनाया जाता है। यहाँ पे दोनों जगह हमने बिंदु लिखा, यानी कि दोनों अंत बिंदु हैं, तो यहाँ पे A और B नाम दे देते हैं, यानी कि A और B एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, A और B क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। अब इसमें कह रहा है कि रेखाखंड को माप कर बनाया जा सकता है। ठीक है, रेखाखंड को माप कर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी कि इसे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना का माप कहेगा उतने के माप का रेखाखंड होता है। तो इसे हम रेखाखंड कहते हैं, इसे हम रेखा कहते हैं। तो आशा करता हूँ रेखा और रेखाखंड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेप्टिंग लाइन। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यदि दो रेखाओं को एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यदि दो रेखाओं में यदि एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर दो रेखाएं यहाँ पे हमने इस तरीके से लिया, दो रेखाएं, एक रेखा हमने इस तरीके से खींच दिया, एक रेखा हमने इस तरीके से खींच दिया। रेखा का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से हम एक लाइन खींच दें
तो एक लाइन हमने इधर खींचा, एक लाइन हमने इधर खींचा। अब बीच में यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट का नाम अगर हम पी देते हैं तो इस पी पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं यहाँ पे मिली हुई हैं, यानी दोनों रेखाएं यहाँ पे उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तो इन रेखाओं के यहाँ पे जहाँ मिल रही हैं उस मिलने वाली जगह को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। जहाँ भी ये मिलती हैं उन बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से कोई रेखा ले लें तो यहाँ पे ये जो है प्रतिच्छेदी बिंदु है और ये जो दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जैसे सड़क जो होता है, सड़क के चारों तरफ अगर इस तरीके का कोई सड़क हो और इधर भी रास्ता हो, इधर भी रास्ता हो और इधर भी रास्ता हो, इस तरीके का अगर कोई सड़क है जिसमें चारों तरफ से हमारे रास्ते हैं, तो इसमें बीच में जो सड़क का जो बीच पॉइंट है उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, सड़क का प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ये रेखा है दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसके लिए तमाम उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं अब अगला जो टॉपिक है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कहीं भी किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो कहीं भी किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो रेखाएं थी लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यहीं पे हम दो रेखाएं इस तरीके से लें तो इन दोनों रेखाओं को कितना हूँ आगे तक बढ़ा दें, लेकिन ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इसमें क्या होता था, एक दूसरे को काटती थी, जहाँ काटती थी वही हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाने लगती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, समांतर रेखाओं की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर रेखाओं में अगर हम किसी भी रेखाओं को लेते हैं तो उन रेखाओं को एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। तो ये दोनों रेखाएं कितना हो दूरी तक बढ़ा दे, कितना हो किलोमीटर, कितना हो 100 किलोमीटर जाएं, लेकिन ये दोनों रेखाएं कभी भी मिलने वाली नहीं है, एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, तो इसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसी तरीके से कई भी रेखाएं ले सकते हैं, जैसे कि ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं, ये सभी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाखंड भी हो सकते हैं भाई, ये ए बी है, ये हमारी बी सी है। इस तरीके से जो है हमारा, इस तरीके से जो रेखाखंड, ये दोनों रेखाखंड है ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आयत की बात करें, इस तरीके से हम आयत को बनाते हैं। तो आयत में ये जो आमने सामने की जो भुजा होती है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आगे चलता जाएगा लेकिन काटेगा नहीं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आगे चलता जाएगा, इसको काटेगा नहीं, लेकिन ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा तो यहाँ पे काट देगा। तो ये जो होता है हमारा, ये यहाँ पे आ जाती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन ये रेखा और ये रेखा दोनों, ये जो यहाँ जा रही है, ये जो यहाँ जा रही है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं बल्कि यहाँ पे समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमारा किरण, जिसे हम रे कहते हैं, ठीक है। इसमें तो केवल लड़कियों का ही नाम आ रहा है भाई। तो अब देखिए किरण को हम रे कहते हैं, सही वाला किरण समझिएगा, झूठा वाला कि किरण और लड़कियों का चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक है। किरण 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 रे 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 किरण की बात कर रहा है। तो किरण क्या होता है, किरण रेखा का एक भाग होता है। क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। जैसे कि देखिए कोई अगर लाइट बना दे, हम यहाँ पे हम लाइट बना दिए, ठीक है। ये हमारा टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है। इस टॉर्च से हमारा जो है लाइट निकल रहा है, जो किरण है वो निकल रही है। ये टॉर्च है हमारा, इस टॉर्च से ये हो गया हमारा टॉर्च। इस टॉर्च से हमारी किरण निकल रही है। जो किरण निकल रही हैं वो किस तरीके से निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं किरण की, जैसे यहाँ से शुरू होंगी और इस तरफ आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हमारी किरण होती है इस तरीके से होती है कि शुरू में क्या होगा, प्रारंभ से स्टार्ट होंगी, यानी बिंदु से स्टार्ट होंगी, जहाँ से जिस बिंदु से स्टार्ट होंगी उस बिंदु से आगे की तरफ चलती जाएंगी और इनका कोई भी विस्तृत नहीं होगा। ये रेखा का भाग होता है तो ये आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है, जहाँ तक इसका अंत ना हो जाए। तो अब देखिए ये जो रेखा है इस यहाँ से शुरू होकर के यहाँ आगे की तरफ गई है, लेकिन ये कभी भी रेखा पीछे नहीं आ सकती है, ठीक है। तो एक ही दिशा में क्या करती है, बिना रुके, बिना किसी अंत के विस्तृत होती रहती है। इसे ही हम किरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेखा, इस प्रकार की रेखा जो है ये क्या कहलाएगी, हमारी किरण कहलाएगी। इस तरीके की रेखा जो है हमारी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। इस तरीके की जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी, ठीक है। लेकिन एक किसी पॉइंट से हमारी क्या हो रही है, किरण निकल रही है, आगे की तरफ जा रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का जो हमारा सारा क्वेश्चन है वो किस बेस पे होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
पहला है हमारा वक्र। वक्र किसे कहते हैं? वक्र जो होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वक्र कहलाती हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, जैसे कि ये सभी रेखाएं जो हैं ये सभी वक्र हैं। ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, यानी कोई भी रेंडमली हम रेखा खींच देते हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो सभी रेखाएं वक्र कहलाती हैं। अब इसमें बात आती है सरल वक्र की। तो सरल वक्र को ही हमें देखना है। सरल वक्र, जो वक्र स्वयं को न काटे, सरल वक्र कहलाती है। जो वक्र स्वयं को न काटे, तो इसमें देखिए ये जो है ये कभी भी स्वयं को नहीं काट रही है। इधर से गई है, यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट, इसका अंतिम पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और यहाँ पे अंतिम यानी लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये कभी काट नहीं रही है एक दूसरे को, अपने आप को काट नहीं रही है। तो ये सरल वक्र होगा। क्या होगा? सरल वक्र होगा। ये सरल वक्र होगा। और ये देखिए यहाँ पर भी ये कभी अपने आप को नहीं काट रही है, ये भी सरल वक्र होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वक्र है ये अपने आप को यहाँ पे काट दे रही है, इस बिंदु पर काट रही है, इसलिए ये सरल वक्र नहीं होगा। ठीक है, सरल वक्र वो होगा जो अपने आप को न काटे। ठीक है, न काटे मतलब प्रतिच्छेदित न करे। तो ये भी जो है ये एक रेखा है, और ये रेखा यानी कि किसी भी रेखा को टेढ़ी मेढ़ी कोई भी रेखाएं खींच दें तो वो वक्र में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वक्र कहलाएगी। ठीक है, अब ये भी वक्र कहलाएगा क्योंकि ये भी अपने आप को नहीं काट रहा है, ये भी अपने आप को नहीं काट रहा है, ये भी वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वक्र क्या होता है और सरल वक्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? जो आकृति केवल रेखाखंडों से बनी होती है। किससे बनी होती है? केवल रेखाखंडों से बनी होती है, बहुभुज कहलाती है। ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, बहुभुज। जैसे कि ये आकृति में देखिए ये एक रेखाखंड है, फिर ये एक रेखाखंड है, और फिर ये एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, और ये रेखाखंड है। और ये टोटल जो आकृति बनी हुई है ये रेखाखंडों से मिलकर के बनी हुई है। और जो आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी होगी उसे हम बहुभुज कहेंगे। तो ये क्या है? हमारा बहुभुज है। इसमें देखिए ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, और ये एक रेखाखंड है, ये भी एक क्या है? बहुभुज है। इसमें भी देखिए ये एक रेखाखंड से बना हुआ है, फिर ये एक रेखाखंड है, फिर ये एक रेखाखंड है, फिर ये भी एक रेखाखंड है, और फिर ये इतना दूर भी एक रेखाखंड है, फिर ये भी एक रेखाखंड है, फिर ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, और ये रेखाखंड है। ठीक है, इस तरीके से जो ये सारे फिगर बने हुए हैं, ये सारे रेखाखंडों से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये सारे जितने भी आकृतियां हैं ये सभी आकृतियां बहुभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुभुज भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अंतिम बात आपको ये समझना है कि जो बहुभुज होता है इसकी भुजाएं कौन होती हैं, शीर्ष कौन होता है, विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भुजाओं की बात करें तो भुजाओं का मतलब ये है कि रेखा। ठीक है, तो ए बी एक रेखाखंड है, तो ये ए बी एक भुजा होगा। ठीक है, इस ए बी एक रेखाखंड है, यानी कि हर जो बहुभुज होता है वो रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक रेखाखंडों को हम भुजा का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखाखंड है ए बी, ये एक रेखाखंड है जहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट में ए लिखा हुआ है और इसके अंतिम पॉइंट में बी लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं ये एक रेखाखंड कहलाएंगे, और इसी रेखाखंड को हम एक भुजा कहेंगे। ठीक है, तो ए बी क्या है? एक भुजा है। ए बी एक भुजा है। उसके बाद से फिर ये बी सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक रेखा, ये भी एक भुजा है। ठीक है, तो बी सी भी एक भुजा है। फिर से सी से लेकर के डी तक की जो एक रेखा है ये भी एक भुजा है, तो सी डी भी एक भुजा है। ठीक है, डी से लेकर के ई तक की जो रेखा है ये भी एक भुजा है, तो डी ई भी एक भुजा है। ठीक है, अब फिर से ई से लेकर के ए तक की एक भुजा है, ये भी हमारी क्या होगी? ये एक भुजा होगी। ये भी जो रेखा होगी हमारी भुजा होगी। तो ई ए भी एक हमारी रेखा है यानी भुजा है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 5 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, 5 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज कहलाएगा। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन होते हैं भाई? देखो ये एक ये भुजा है जो हमने यहाँ पे लिखा। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष मतलब ये होता है कि एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु। इसके कहने का मतलब ये जहाँ दो भुजाएं मिल जाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बी ए जो है ये एक भुजा यहाँ पे है और ये एक भुजा इधर आ रही है। ठीक है, दोनों भुजा जा करके यहाँ मिल रही हैं तो ये इसका शीर्ष कहलाएगा। ये दो भुजाएं जहाँ मिल रही हैं ये एक शीर्ष हो गया ए। ठीक है, फिर से ये एक भुजा और ये एक भुजा, दो भुजाएं यहाँ पे मिल रही हैं तो ये एक शीर्ष हो गया बी। फिर इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा मिल करके यहाँ पे मिल रही हैं तो ये हो गया शीर्ष सी। ये डी, ये भुजा और ये भुजा मिल रही हैं डी पर, तो ये भी डी भी क्या हो गया? एक शीर्ष हो गया। फिर से ए वाली रेखा और फिर से ये वाली रेखा जो है ई बिंदु पर मिल रही हैं,
यानी कि ई बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो यहाँ पे ई जो होगा ये भी एक शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ABCDE ये हमारा शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ से हम कोई ऐसी रेखाएं खींचते हैं, जैसे कि ये सभी मिलाने वाली रेखाएं। ठीक है, जैसे कि डी को हम ए से अगर मिला दें, ठीक है, और फिर हम ई को बी से मिला दें, ठीक है, और फिर हम सी को ए से मिला दें, फिर ई को हम सी से मिला दें, और फिर इस डी को हम बी से मिला दें। ये सभी जितनी भी हमने रेखाएं बनाई हैं ये सभी विकर्ण कहलाएगी। इसके अलावा हम कहीं भी विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले हमने सी से ए तक खींचा, तो ये सी से ए तक की जो रेखा हमारी बनी अंदर इस बहुभुज के अंदर, वो रेखा होगी हमारे विकर्ण। तो DA हमारी विकर्ण होगी, पहला विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण हमने क्या किया? दूसरा विकर्ण हमने ई से लेकर के बी तक खींचा, तो ई भी एक विकर्ण हो गया। ठीक है, फिर ए से लेकर के सी तक खींचा, ये भी एक विकर्ण हो गया, तो AC भी एक विकर्ण होगा। और फिर ई से लेकर के सी तक खींचा, तो ये भी एक विकर्ण होगा, EC भी एक विकर्ण होगा। फिर डी से लेकर के बी तक खींचा, तो ये DB भी क्या होगा? एक विकर्ण होगा। ठीक है, इस तरीके से 5 जिसमें भुजाएं होंगी उसमें 5 विकर्ण भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस विकर्ण को निकाला है और इस तरीके से हमने विकर्ण को फाइंड आउट किया है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कर पाएंगे अब 4.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बस इतनी सी चीज़ें समझनी थी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।